हेलो साथियों, जय हिंद, राम राम। एक बार फिर आपका आचार्य आईएएस में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। व्यस्त ही होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे तब तो अच्छा है। कहीं और व्यस्तता यदि है आपकी, तो नहीं कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। इसी तरीके से कहीं और व्यस्तता इज इंजूरियस टू योर करियर आर स्टडी, है ना? तो क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय। भारतीय राज्य व्यवस्था का एक इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है? भारतीय राज्य व्यवस्था एक इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं साथियों, जो भी टॉपिक हम लोग लेते हैं, उस टॉपिक के जितने भी पहलू हो सकते हैं, तो उनका एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या बनाया है, देखते हैं। टॉपिक हमारा है इंडियन पॉलिटी, एक परिचय या इंट्रोडक्शन। उसमें हम किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, किन किन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि राज्य व्यवस्था है क्या। ठीक है? सबसे पहला हमारा बिंदु होगा कि राज्य व्यवस्था क्या है। ठीक है? राज्य व्यवस्था क्या है। देन हम लोग मूव ऑन करेंगे कि राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो है अर्थ जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। ठीक है? इसके बाद इसका उद्भव जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे या परिभाषा जानेंगे। के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई राज्य व्यवस्था का उद्भव किस तरीके से हो, और उद्भव में हम लोग दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं? उद्भव के संदर्भ में दो पहलू हमारे ये हैं। पहला तो है कि ये भारतीय संदर्भ में उद्भव किस तरीके का रहा इंडियन कंटेक्स्ट में, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में क्या स्थिति रही, क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके का सिचुएशन है। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर किस तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्भव हुआ, उसके बारे में देखेंगे। अब बात आती है कि राज्य के बारे में हमें देखना है कि राज्य क्या होता है, स्टेट किसे कहते हैं। स्टेट के बारे में यदि हम लोग देखेंगे, तो राज्य की परिभाषा के साथ साथ सामान्य अर्थ जानने के अलावा इसके एलिमेंट के बारे में देखेंगे, इसके कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, कितने इसके तत्व हैं। यहां से क्वेश्चन आता है। 2021 में यदि आप लोगों को याद हो, यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है इसके कंपोनेंट से, राज्य के तत्व क्या है। ठीक है? तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे कि व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है। राज्य व्यवस्था में राज्य के बारे में देख लिया, पहले राज्य व्यवस्था का अर्थ, देन हम लोग राज्य के बारे में देखें, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यवस्था अर्थात सिस्टम या शासन प्रणाली के बाद, इसके बाद आता है कि राजनीतिक विज्ञान और राज्य व्यवस्था के मध्य संबंधों को लेकर लोगों के मध्य स्थिति थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान एक ही कुछ लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये डाउट भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्य के अंदर राज्य क्या है, राज्य के कंपोनेंट क्या है, ये हमने बताया, एलिमेंट क्या है, राज्य की जरूरत क्या है, आखिर क्यों राज्य की जरूरत पड़ी। ठीक है? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप ये भी आप पॉइंट मेंशन कर लीजिए कि राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। ठीक है? इसकी उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला बिंदु हमारा होगा सिस्टम के बारे में। व्यवस्था में आप देखेंगे कि कितने प्रकार की व्यवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो एक आउटलाइन, एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि इसमें हम किन किन बिंदुओं पर पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन में चर्चा करने वाले। ठीक है? आगे मूव ऑन करते हैं। पहला है हमारा व्यवस्था। राज्य के बारे में तो देख लिया, अब बात हमें देखनी है व्यवस्था, सिस्टम, शासन प्रणाली। इसके बारे में हम लोग किन किन बिंदुओं पर, किन किन पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला हमारा है कि केंद्र और प्रांत के मध्य
संबंधों के आधार पर, विभिन्न आधारों पर शासन प्रणाली निकल के आई। तो वो विभिन्न आधार कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। विभिन्न आधार क्या है? सेंटर स्टेट का रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में आप देखेंगे पहला निकल के आता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघात्मक शासन प्रणाली। दूसरा कन्फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कन्फेडरल सिस्टम है। और तीसरा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन प्रणाली। इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इनके बारे में आप देखोगे तो एक पहलू इसमें और क्लियर होना चाहिए। पहला इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई साहब इसका सामान्य सा अर्थ क्या है, हर एक पहलू पर। ठीक है, इसका सामान्य सा अर्थ क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इसके बाद इनके गुण और दोष क्या है। जितनी शासन प्रणाली है इनकी विशेषताएं क्या है, इनका अर्थ क्या है और इनके गुण और दोष क्या है। ठीक है, पक्ष या विपक्ष में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अगला है कि इनके उदाहरण क्या है, किन किन देशों में इस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो इन पहलुओं पर हमारी चर्चा होने वाली है। ठीक है, इससे केंद्र और प्रांत के संबंधों के आधार। अगला है डिवीजन, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर। क्या है? बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मध्य, रिलेशन के आधार पर कितने तरीके की शासन प्रणाली निकल के आती है। पहला उसमें आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली आएगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली निकल के आएगी, अध्यक्षीय शासन। इसमें भी यदि आप देखोगे तो हमें वही पहलू देखने हैं। कौन कौन से? कि हमें अर्थ देखना है, उसकी विशेषताएं देखनी है और उसके गुण दोष देखने हैं और उदाहरण देखना है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली और पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अब बात आती है शासन की वैधता के आधार पर, लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, शासन की वैधता में देखेंगे कई प्रकार हैं। इसमें राजतंत्र है, एक मोनार्की है, या तानाशाही, डिक्टेटरशिप। इनमें क्या अंतर है वो हम डिटेल में देखेंगे। अगला है लोकतंत्र के बारे में, इसके बाद कुलीन तंत्र और नेक्स्ट है धर्मतंत्र। ठीक है, इन और भी कई हैं, मोबोक्रेसी है, भीड़ तंत्र, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। ठीक है, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ें या कहीं भी कोई भी शब्द इस टॉपिक से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस के इस टॉपिक से, पॉलिटी के इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है राज व्यवस्था, पॉलिटी किसे कहते हैं, राज व्यवस्था किसे कहते हैं। यदि आप लोग देखो सिंपल तरीके से, यदि हम लोग समझना चाहें, ठीक है, राज व्यवस्था पे, तो राज व्यवस्था में, राज व्यवस्था आप देखेंगे, यदि बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये सर नो, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो राज्य है और एक व्यवस्था है। इस तरीके से पढ़ने से आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी शब्द आपको दिखा, हाँ सर ने हमें बताया था राज्य और व्यवस्था। अब आप देख पा रहे होंगे राज्य और व्यवस्था का किसी भी देश के, किसी भी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन क्या है? किसी भी देश की व्यवस्था, या आप कह सकते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली अर्थात अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है वहां पर, क्या कहेंगे हम इसको, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहां का सिस्टम कैसा है। और सिस्टम हमने आपको अभी बताया है कि इतने सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेम सेम थिंग है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। किसी भी देश या राज्य के बारे में यदि हम इन
शासन प्रणाली के बारे में देखते हैं तो वह या उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं राज व्यवस्था। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, आपको क्या समझ में आया? किसी भी राज्य की, देश की शासन प्रणाली या व्यवस्था का अध्ययन राज व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो पा रहा होगा यहां से। यहीं पर हम लोग, जैसे हमने राज्य शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, यदि आप देख पा रहे होंगे राज्य शब्द में एक शब्द आता है, इसी के साथ देश भी यूज होता है, इसी के साथ राष्ट्र भी यूज होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए सर, राष्ट्र, राज्य और देश में क्या डिफरेंशिएट है। तो संक्षेप में आपको बताएंगे यहां पर, और डिटेल में फिर कभी देखेंगे। देश क्या है? एक ज्योग्राफिकल इकाई है या ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। राष्ट्र क्या है? एक भावनात्मक या सांस्कृतिक अवधारणा है। ये क्या है? एक भौगोलिक अवधारणा है, भौगोलिक अवधारणा है। ठीक है, भौगोलिक अवधारणा है। और वही राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है हमारा? राष्ट्र हमारा है सांस्कृतिक अवधारणा। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक या भावनात्मक कंसेप्ट, भावनात्मक अवधारणा। अब आप कहेंगे सर ये जो राज्य है वो क्या है? भावनात्मक क्या है? एक भाषा, ठीक है, एक संस्कृति के मानने वाले लोगों के मध्य एकाकी या एकता का भाव होना, एक राष्ट्र की ओर ले जाता है। वहीं जो भौगोलिक कंसेप्ट है, भूगोल है भाई, जैसे भारत का भूगोल है, तो वो एक देश के रूप में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, जब राजनीतिक अवधारणा है, राज्य क्या है? जब हम किसी राजनीतिक कंसेप्ट की बात करते हैं किसी देश के, तो उसे हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी राजनीतिक अवधारणा। ये हमारी हो गई राजनीतिक अवधारणा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? ये हमने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है। राज्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। राज्य के बारे में हमने राज्य व्यवस्था की परिभाषा देखी। अब राज्य क्या होता है वो आगे देखें। अब यहां पर अपनी स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि राज्य की, किसी भी राज्य की राजनीतिक संरचना का अध्ययन, राज्य की राजनीतिक संरचना का अध्ययन राज्य व्यवस्था का स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटी। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमने किस तरीके से समझना है, किस तरीके से याद रखना है, वो आपको पहलू क्लियर कर। ठीक है, बात आती है कि राज्य क्या है यहां, फिर व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो राज्य में आप देख पा रहे होंगे कि राज्य के यदि सामान्य अर्थ को देखें तो एक राजनीतिक संस्था है। क्या है? राजनीतिक इकाई है या पॉलिटिकल एंटिटी है या इंस्टीट्यूशन है। एक राजनीतिक संस्था है जिसमें चार तत्व होना अनिवार्य है। क्या कहा हमने? आई रिपीट कि राज्य क्या है? एक राजनीतिक कंसेप्ट है, एक राजनीतिक संस्था है, इसके चार तत्व होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है। एलिमेंट जो है, चार तत्व, वो मैंडेटरी है, नॉट ऑप्शनल। ऐसा नहीं है भाई साहब जहां पर राज्य के चार तत्वों में से कोई एक तत्व उपस्थित नहीं है तब भी हम कहेंगे वो राज्य है। बिल्कुल नहीं कह सकते। इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य है, मीन्स अनिवार्य है। ठीक है, वो चार तत्व कौन से हैं? सबसे पहला आप देखेंगे कि भूभाग है, एरिया होना चाहिए। ठीक है, किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। और तीसरा काफी महत्वपूर्ण है, वो है एक पॉलिटिकल इकाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। तीसरा, इसको बोला जाता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या है? सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट। यदि आपसे पूछा जाए राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप बता सकते हैं संप्रभुता है, सॉवर्निटी।
राज्य के 4 तत्व कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं कि एरिया है, पॉपुलेशन है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट एक सॉवरेन होनी चाहिए, तभी हम उसको राज्य की परिभाषा में मानेंगे। ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे भारतीय प्रांत हैं, भारत के जो प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे असम हो, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो, ये सभी राज्य कहते हैं हम लोग। लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जो राज्य की परिभाषा ये है, उसके तहत क्या ये राज्य हैं? बिल्कुल भी नहीं है राज्य। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब ये संप्रभु नहीं है। ये संप्रभुता इनकी किसके कंट्रोल में है? के कंट्रोल में है, इंडिया के कंट्रोल में है। इनके पास अपना भूभाग है, बिहार के पास, यूपी के पास जनसंख्या भी है अपनी, आप लोग पढ़ते होंगे सेंसस में, सरकार भी होती है, प्रांतों की सरकार। क्या ये लोग संप्रभु हैं? संप्रभुता इनके पास नहीं है, ये जो है अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, केंद्र का इनके ऊपर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है? तो इसलिए जो हम राजनीतिक शब्दावली में बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, उसके तहत इसे हम राज्य की कैटेगरी में नहीं मानते। ठीक है? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सामान्यतः ये प्रांत होते हैं, हमारे यहाँ राज्य के नाम से संबोधित किया। ये पॉइंट आपको क्लियर। अब बात आती है इन सभी के डिटेल में जाना। पहला तो आपको क्लियर है कि भूभाग क्या है। आप लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं। यदि आप पढ़ते हैं या पॉलिटी ही पढ़ते रहते हैं तो आप बताएंगे इसका क्षेत्रफल क्या है। ये आपसे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है? इंडिया का है, पूरे महाद्वीपों का आप बता सकते हैं, विभिन्न देशों का बता सकते हैं। इंडिया का चलो बता दीजिए। अगला, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। अपने मन से मत बताना। ठीक है? कि ये हमारी जनसंख्या कितनी है, तो हमारे देश में जनसंख्या भर भर के है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। इसके बाद आती है इन दो पॉइंट के बारे में आपसे हम चाहते हैं कमेंट में बताएंगे। सरकार और संप्रभुता के कुछ बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आता है, उस पर हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, राज्य के। क्या है पॉइंट तीसरा? तीसरा पॉइंट है सरकार। क्या कहा हमने? सरकार। भाई सरकार क्या है? सरकार को यदि आप कहो तो हमने बताया ये राज्य का एक पार्ट है, राज्य का एक तत्व है। तो ऐसा कह सकते हैं सरकार राज्य की एक ऐसी संस्था है जो राज्य के कार्यों को करती है। यस और नो? राज्य के कार्यों को मूर्त रूप देने वाली एक संस्था है। क्या है सरकार? राज्य के कार्यों को मूर्त रूप देती है। क्या देती है? मूर्त रूप देती है। राज्य के कार्यों को पूरा करने वाली एक संस्था है, ऐसी संस्था है जो राज्य के कार्यों को पूरा करती है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट दैट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट। जिसके 3 तत्व होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वो 3 तत्वों के माध्यम से या 3 अपने सहयोगियों के माध्यम से राज्य के कार्यों को करती है। जैसे आप अपने कार्य करते हैं तो आप अपने कार्यों को करने के लिए अपने शरीर का सहारा लेते हैं, खुद से आप करते हैं। खुद से करने में नहीं सक्षम हो पाते तो अपनी संस्था बनाते हैं, बहुत से लोगों को उसमें ज्वाइनिंग देते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। इसी तरीके से तो कंपनियां चलती हैं कि भाई साहब किसी एक व्यक्ति ने अपने आप को काम करने के लिए प्रेरित किया, काम करता रहा तो देखा कि भाई मेरे से वो काम करने में अब एक्स्ट्रा हो जा रहा है, नहीं कर पा रहा है वो काम, तो उसने कहा हम कुछ अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो यही है कि सरकार जो है अपना कार्य करने के लिए कार्य विधायिका का सहारा लेती है, कार्यपालिका का सहारा लेती है और न्यायपालिका का सहारा। ठीक है? तो इनको कहते हैं हम सरकार के 3 कंपोनेंट हैं, 3 इसके अंग हैं। कौन कौन सी है? लेजिस्लेचर है, ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा है जुडिशरी। ठीक है? तो विधायी कार्य करती है, कार्यपालिकी कार्य करती है, न्यायिक कार्य करती है। तो अब बात आती है इन सभी के डिटेल में, आपको पता है कि हम लोग काफी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बात आती है कि सरकार के कार्य क्या है। सरकार के कार्यों के बारे में देखते हैं। सरकार के कार्यों के बारे में आप देखोगे तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोक कल्याणकारी कार्यों को करना, दंड प्रदान करना। यदि आप अपराध करते हैं तो आपको भेज दिया जाता है जेल, है ना, दंडित किया जाता है, कारावास मिलता है, आर्थिक दंड मिलता है, आर्थिक प्रबंधन करना, और सुरक्षा प्रदान करना, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो सकती है और बाह्य सुरक्षा हो सकती है। ठीक है? आंतरिक और बाहरी स्तर पर दोनों तरीके से जो है सरकार ये कार्य करती है।
ठीक है, तो सरकार के कार्य संक्षेप में होंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा? तो बात आती है कि राज्य का जो 3 तत्वों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। राज्य का चौथा तत्व कौन-सा है? जिसे हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड संप्रभुता, सॉवर्निटी। सॉवर्निटी क्या है? संप्रभुता का मतलब यदि आप समझना चाहते हो, तो सरल शब्दों में देखोगे, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताएँगे, वो याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? देखिएगा, 2 शब्दों से निकल के आ रहा है, स्वयं, प्रभु। जो स्वयं में प्रभु है, व्यवहारिक तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। एग्जैक्ट परिभाषा भी आपको बताएँगे, लेकिन यदि आपको ये समझ आ गई, तो आप परिभाषा संप्रभुता की कभी भूलेंगे क्या है। और हमारा पर्पज़ ही यही है कि मास्टर साहब कुछ ऐसा तरीका बता दें कि एक बार पढ़ें और हमेशा याद रहे। तो ये वही तरीका है। देखते हैं क्या है। स्वयं में जो प्रभु है, इसका मतलब क्या है? जो स्वयं में प्रभु है। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब ईश्वर। और ईश्वर को आप लोगों ईश्वर के बारे में आपको पता है कि ईश्वर कोई निर्णय लेता है, तो क्या वो आपसे पूछ करके कोई कार्य करते हैं? कोई निर्णय ईश्वर यदि ले रहा है, तो इनके पास निर्णय लेने की क्या है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। क्या है बच्चा? निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार के दबाववश प्रभु या जो ईश्वर हैं, वो निर्णय नहीं लेते हैं या आपसे पूछ करके नहीं लेते हैं। यही तो है, यदि आप किसी से पूछ करके कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उसके दबाव में ले रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब जब भी आप कोई निर्णय लें, आपको किसी के दबाव की ज़रूरत नहीं हो, किसी के प्रेशर की ज़रूरत नहीं हो, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो ऐसी स्थिति क्या है? जब निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। और ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही क्या है? ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाती है। इसमें आपको 2 पॉइंट और जोड़ देने हैं। एक है आप आंतरिक मामलों में और एक है बाह्य मामलों में। जब आप आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में निर्णय लेने की फ्रीडम ऑफ विल है आपके पास, निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, तो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड संप्रभुता, सोवर्निटी। देखते हैं क्या कहता है। देखिए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, इसका मीनिंग है निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही है संप्रभुता। ये स्वतंत्रता आपको ध्यान में रखना है, आंतरिक भी है और बाह्य भी है। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अर्थात घरेलू मामलों में और बाह्य अर्थात एक्सटर्नल या इंटरनेशनल मामलों, इंटरनेशनल मामलों। ठीक है, ये आपके घरेलू मामलों में और इंटरनेशनल मामलों में, इंटरनल मामलों में। ठीक है, इंटरनल मामलों में और एक्सटर्नल या इंटरनेशनल लेवल पर। मतलब यदि आप किसी देश के, मान लो अमेरिका के दबाव में आप कोई निर्णय लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप संप्रभु नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ विल है, आपकी इच्छा के अनुरूप आप कर पा रहे हैं, अपने देश के इंटरेस्ट में आप कर पा रहे हैं कार्य, तो हम कह सकते हैं कि भाई आप संप्रभु हैं। यदि आप ऐसा कार्य, ऐसा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? संप्रभुता आपकी ही जा रही है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता खोती जा रही है। तो यही है संप्रभुता। क्या है? आप आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स में आप संप्रभु हैं। ये हमने आपको लिख के दिया है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके उदाहरण क्या है? चाहे आप भारत को ले लो, अमेरिका को ले लो, ब्रिटेन वगैरह-वगैरह। जैसे एक रिसेंट एग्जांपल है, आप देखेंगे आप कि अभी भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से काफ़ी दबाव पड़ रहे हैं। दबाव पड़ता है कि आप रूस के साथ अच्छे संबंध मत रखो, अब मेरे साथ संबंध बनाओ। तो आप देख रहे होंगे कि भारत के विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, रूस के साथ भी हैं। भारत स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि भाई साहब, ये मेरी अपनी स्वतंत्रता है, ये हमारी अपनी संप्रभुता है, हम आपका डिसीजन क्यों मानें? ठीक है? तो इन मामलों में आप रिसेंट एग्जांपल करंट में पढ़ते भी होंगे, बहुत से जो है टैक्स वगैरह लगाए गए, टैरिफ वगैरह जो लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के द्वारा भारत को
प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है, इंडिया नहीं झुका। क्यों नहीं झुका? क्योंकि हमें अपनी संप्रभुता को मेंटेन करके रखना है। और जब हम संप्रभु ही नहीं रहेंगे, तो हमने आपको बताया कि राज्य के तत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व खो जाता है, तो इसका मतलब क्या, हम राज्य ही नहीं रहेंगे। तो हम अपने राज्य रूपी अस्तित्व को बचा के रखें, है ना? क्लियर होगा आई होप आपको। अब बात आती है कि विभिन्न एग्जाम्पल हमने देख लिए, और अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पर हम कह सकते हैं कि कोई भी देश राज्य नहीं है या नहीं था? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आजादी के पूर्व भारत, 1947 के पूर्व जब भारत आजाद नहीं हुआ, तो क्या भारत एक राज्य था? दूसरा यहीं पर जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो क्या वो संप्रभु था? दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है? भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय भारत के पास अपनी टेरिटरी थी, अपना क्षेत्रफल था, एरिया था, डाउट था, है ना? जनसंख्या थी, बिल्कुल थी, जनसंख्या भी हमारे पास थी। इसके बाद क्या हमारे पास भूभाग, टेरिटरी थी, पॉपुलेशन थी, क्या हमारे पास सरकार थी? कोई डाउट ही नहीं है, सरकार भी हमारे पास थी। ब्रिटिश सरकार भले ही हो, हमारी मोदी सरकार नहीं थी, है ना? लेकिन ब्रिटिश सरकार तो थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ब्रिटिश सरकार संप्रभु नहीं थी। यस और नो? बात क्लियर हो पा रही है? ये सरकार जो थी वो संप्रभु नहीं थी। संप्रभु क्यों नहीं थी? इनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे थे, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। निर्णय की स्वतंत्रता नहीं थी। तो भाई साहब कैसे नहीं थी निर्णय की स्वतंत्रता? क्योंकि निर्णय तो भाई साहब बैठ के किंग या पार्लियामेंट ले रही थी। कहां? ब्रिटेन में। इनके निर्णय तो इंग्लैंड में लिए जा रहे थे, इंग्लैंड में लिए जा रहे थे, पार्लियामेंट के द्वारा या किंग या रानी के द्वारा, राजा या रानी के द्वारा या संसद के द्वारा कानून बन करके आते थे। वो कानून कहां पे बन रहे हैं? लंदन में बन रहे हैं। और इंप्लीमेंटेशन कहां हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। भाई साहब आप संप्रभु कहां हैं? आप निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही नहीं है आपके पास, आपके निर्णय कोई और ले रहा है। आपको जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो कहा गया कि भाई साहब शामिल हो जाइए, हम तो शामिल हो गए। भाई साहब इंडिया शामिल हो रहा है, यहाँ की जो आंदोलन करता है, राष्ट्रीय आंदोलन, वो कह रहे हैं हम नहीं शामिल होना चाहते। तो ये सिचुएशन थी कि भाई साहब आपके पास निर्णय की स्वतंत्रता ही नहीं थी। इवन आप सरकार में ही नहीं थे। सरकार किसकी थी? ब्रिटेन की सरकार थी। तो दूसरे पहलू के साथ देखें तो सरकार भी आपकी नहीं थी, जनसंख्या आपकी थी, भूभाग आपका था, कंट्रोलिंग पावर किसी और के पास थी। तो संप्रभु कहां थे? संप्रभु हम नहीं थे, सरकार हमारी नहीं थी, तो हम राज्य कहां थे? क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हम राज्य नहीं थे। यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हम आजादी के बाद संप्रभु राष्ट्र बन गए? यस ऑफ कोर्स, हम लोग आजादी के बाद एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रह चुके हैं। और आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि हमारी करंट सरकार जो है किसी के सामने ना झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अपनी जो स्वतंत्रता है उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं। आजादी के बाद भी यदि आप देखोगे कि नेहरू जी ने, आप समझ पा रहे होंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किया था। इसमें क्या था कि हम किसी, बेसिकली संक्षेप में बताएं, पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक तरफ एक विचारधारा काम कर रही थी जो रूस के अंडर में थी, साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा। दूसरी तरफ अमेरिका के लीडरशिप में पूंजीवादी विचारधारा। तो पूरा विश्व जो है इन दो गुटों में बटा हुआ। उसमें नेहरू जी ने कहा भाई साहब हमें अपनी स्वतंत्रता को बचा के रखना है, क्योंकि हम अभी आजाद हुए, अभी 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 हमको ये जो है स्वतंत्रता का जो है खुशी मिली है, तो उसको हम कैसे जाने देंगे? तो कहा हम भाई किसी गुट में नहीं जाए। किसी गुट में जाने का मतलब उसकी विचारधारा फॉलो करना, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को फॉलो करना। तो वहां पर क्या है, हमारी स्वतंत्रता खो रही थी। तो इसलिए हम किसी भी गुट में नहीं शामिल हुए। कई अन्य देश भी शामिल हुए थे, वो चर्चा हम लोग कभी अन्य क्लास में करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर है? अगला है क्या तिब्बत करंट सिचुएशन में, वर्तमान समय में क्या तिब्बत एक राज्य है? इस पर भी प्रश्न है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं? वही हमें अपने राज्य के चार तत्वों के आधार पर निर्धारित करना। चार तत्व कौन से हैं? टेरिटरी के मामले में, टेरिटरी तो भाई साहब नहीं है, चाइना लेके बैठा है ना तिब्बत का। धर्मशाला में आप देखेंगे निर्वाचित नहीं है, निर्वासित सरकार है।
हमारे टाइपिस्ट साहब ने इसको निर्वाचित बना दिया। निर्वाचित मतलब तिब्बत में सरकार नहीं बना के बैठे, इंडिया में बना के बैठे हैं। कहां पर? धर्मशाला में। कहां पर? इंडिया में धर्मशाला में सरकार है, वो निर्वाचित सरकार है। तो इनके पास अपनी जनसंख्या है, कह रहे हैं हमारी सरकार भी है, क्षेत्रफल नहीं है। हमारे पास क्या है? क्या ये राज्य है? राज्य बिल्कुल नहीं है। राज्य के लिए चारों तत्व हमने क्या कहा था? दैट इज अनिवार्य, मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। कि भाई साहब अच्छा भूभाग नहीं है तब भी आपका राज्य है। कहां है राज्य? नहीं है भाई साहब। ठीक है। संप्रभुता, संप्रभुता नहीं है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जो सरकार वहां पर है उस सरकार के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता अपने उस भूभाग से रिलेटेड होती है, तभी हम उसको संप्रभु कहते हैं। अपने भूभाग पर जो भी निर्णय लेना है, चाहे वो राष्ट्र आंतरिक मामला हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला हो, तो वहां कहां स्वतंत्रता? तो संप्रभुता भी नहीं है और भूभाग भी नहीं है, तो सरकार, राज्य का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? अब बात आती है, एक विवाद है इस मामले में, सॉरी, इंडिया के कंटेक्स्ट में है कि क्या भारत वर्तमान समय में, कहा जाता है कि न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि भाई भारत संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं है? तर्क वो लोग देते हैं, विभिन्न संस्थाओं का सदस्य है। ये देखिए, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है भारत की संप्रभुता के ऊपर। भारत की संप्रभुता के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्या प्रश्न चिन्ह लगता है? प्रश्न चिन्ह क्या लगता है भारत की संप्रभुता पर? कि भारत संप्रभु ही नहीं है। तो बात आती है भाई संप्रभु क्यों नहीं है, क्या तर्क है आपके? तो इन लोगों के तर्क अपने हैं, ये लोग देते हैं, कहते हैं कि भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य है, यूएनओ का सदस्य है, और यूएनओ के जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो इनको माननी पड़ती है। तो भाई साहब का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता आपकी जा रही है। ठीक है भाई साहब, इनका तर्क। अगला पॉइंट है, भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य है, चाहे यूएनओ हो या समथिंग एल्स। ठीक है, अन्य संस्थाएं जितनी भी हैं, चाहे क्षेत्रीय संगठन हो, चाहे बहुराष्ट्रीय संगठन हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन हो, इन सभी संगठनों में आप देखोगे भारत एक सदस्य है, उन संगठनों के द्वारा निर्णय लिया गया, आपको मानना पड़ता है। तो क्या हुआ? स्वतंत्रता जा रही है। तो ये पॉइंट है, विभिन्न संस्थाओं के निर्णय क्या करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। डिसीजन जो है ऑफ दिस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फॉलो। तो बात आती है, क्या ये बातें सत्य हैं? क्या ये तर्क पूर्णतः सही है? प्रथम दृष्टया आपको लगता है ये बातें सही हैं, लेकिन गहराई में यदि हम जाएंगे तो आपको ये पॉइंट निकल के आएंगे। हमारा जो अंतिम, तो वास्तविक सिचुएशन है, वास्तविक स्थिति है हमारी, ध्यान रखिएगा, क्या है? ये हमारी वास्तविक स्थिति है। इंडिया की ये वास्तविक स्थिति है क्या? कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या कहा? आई रिपीट, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई साहब वो लोग तर्क देते हैं कि भारत संप्रभु नहीं है, तो आप कहोगे ठीक है, आपके तर्क ये रहे, लेकिन मेरे तर्क जो भारत की संप्रभुता को सिद्ध करते हैं, दिस दैट। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारत अपनी इच्छा से किसी भी संस्था का सदस्य बना। कह रहे हो कि भाई साहब कोई भी संस्था है, उनके निर्णयों को आपको मानना पड़ता है। तो पहला ही पॉइंट है, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप किसी संस्था के सदस्य बने, जैसे कहा जाता है राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, जो औपनिवेशिक देशों का ब्रिटेन की लीडरशिप में संगठन है, जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के, वो उनके जो है राष्ट्रमंडल एक ग्रुप बना लिया, तो के सदस्य हैं। भारत भी सदस्य है। तो इससे क्या है, भारत की संप्रभुता चली जाती है? बिल्कुल नहीं जाती। कैसे नहीं जाती? पहला पॉइंट इसमें यही है, जो कि लिखा हुआ है, कि भारत जो सदस्यता ज्वाइन कर रहा है या किसी भी संस्था का सदस्य बन रहा है, तो इसमें यह पहलू क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी इच्छा से बन रहे हैं। आप मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्यवहारिक, आपने कोई समूह बनाया, आप चाहते हो कोई फला नामक व्यक्ति जो है संस्था का सदस्य बने, तो उससे आप पूछोगे, यदि उसकी इच्छा है, उसके ऊपर है, उसकी फ्रीडम है, वो चाहे तो बन सकता है, ना चाहे तो नहीं बन सकता है। सेम सिचुएशन यहाँ अप्लाई होती है किसी भी इंटरनेशनल संस्था पर, किसी भी, चाहे राष्ट्रमंडल का हो, चाहे यूएनओ का हो, किसी भी संस्था का सदस्य बन रहा है, चाहे क्षेत्रीय संगठन हो, ब्रिक्स वगैरह हैं, इनके, इन संस्था के सदस्यों के लिए आपको क्लियर पॉइंट है कि हमारी इंडिया की अपनी क्या है,
इच्छा से ही किसी भी संस्था का सदस्य बनना है। हमारी इच्छा है, हम बन भी सकते हैं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम मना भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम फ्री हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इस संस्था के सदस्य बनने के लिए मेरी अपनी फ्रीडम ऑफ विल है, मेरी अपनी इच्छा शक्ति है, मेरी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आप कह रहे हैं कि संस्था का सदस्य, उनके दूसरा तर्क है कि निर्णय लेने की बाध्यता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। निर्णय मानने की स्वतंत्रता है मेरे पास। लेट सपोज राष्ट्रमंडल के सदस्यों ने मिलकर के कोई डिसीजन लिया, तो उसका कोई भी सदस्य वो निर्णय मान भी सकता है, उसके अपने राज्य के इंटरेस्ट में है, अपने देश के इंटरेस्ट में है, तो उसकी अपनी इच्छा है, वो चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। इसी तरीके से यूएनओ का भी है कि भाई साहब आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान, किसी भी संस्था का सदस्य। पहला पॉइंट क्या है? किसी भी संस्था का सदस्य बनने के लिए बाध्यता नहीं है। कोई भी राष्ट्र, चाहे वो भारत हो, भारत के संदर्भ में तो भारत किसी भी संस्था का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं है। एंट्री लेवल पर ही फ्रीडम है। मीन हम स्वतंत्र हैं और हम संप्रभु भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी स्वतंत्रता को इंपॉर्टेंस मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कोई डिसीजन लिए हैं तो वो डिसीजन मानने के लिए बाध्यता नहीं है। ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? हम स्वतंत्र हैं और कई बार आप देखते होंगे डिसीजन लिए जाते हैं, माना नहीं जाता, चाहे पर्यावरण के संदर्भ में हो, चाहे डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में हो। अपनी अपनी इच्छा से विभिन्न राष्ट्र निर्णयों को मानते हैं और नहीं मानते। ठीक है? कई बार आपने देखा होगा कि अमेरिका किसी संस्था की सदस्यता का त्याग भी कर देता है। तो ये हर एक राष्ट्र के ऊपर फ्रीडम। अगला पॉइंट, संस्था की सदस्यता का त्याग भी कर सकते हो। भाई आप चाह रहे हो कि हम इस संस्था के सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, टाटा बाय बाय कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र जो है, जो भी संप्रभुता को धारण करते हैं, राज्य अर्थात राज्य के अस्तित्व के रूप में जो है विश्व पटल पर हैं, तो वो एक संप्रभुता की जो परिभाषा है उसकी कैटेगरी में आते हैं, राज्य की कैटेगरी में। ठीक है? आई होप ये पहलू आपको क्लियर हुआ होगा कि भारत एक संप्रभु है या नहीं, तो क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य के जितने तत्वों की हमने चर्चा की, उन सभी तत्वों के बारे में डिटेल में देखा और कमेंट में आपसे पूछा था कि आप क्षेत्रफल हमारा क्या है, एरिया क्या है, कितना है इंडिया का और पॉपुलेशन कितनी है, वो जरूर बताइएगा। ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हुए पॉलिटी ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है? पता चलेगा आपका। तो साथियों, आई होप आपको जितने भी पहलू हमने शुरू किए थे स्टार्टिंग में, उन पहलुओं में कुछ बिंदुओं पे चर्चा आज की क्लास में हमने की। की क्लास में हम जो है इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के साथ क्लास को बाइंड अप करेंगे। जितने भी बिंदु रिमेनिंग है उन सभी बिंदुओं की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए आपका, हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।